अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है तशवीशी अमराज या एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें यह है कि एंजाइटी को अगर हम लोग देखें तो आजकल हम लोग ऐसे ही हैं जैसे हम लोग कहें कि किसी को नज़ला है, किसी को बुखार है, किसी को ज़ुकाम है। मतलब एंजाइटी इतनी ज़्यादा आम हो गई है कि हमारे लिए ये भी बेहद एक आम सी चीज़ हो गई है। लेकिन एंजाइटी कुछ चीज़ों के लिए तो बेहतर होती है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है इंसान के लिए और सोसाइटी के लिए। तशवीश के 3 पहलू हैं: वकूफ़ी, किरदारी और अज़वियाती। किरदारी तौर पर तशवीश गुफ्तगू और कारकर्दगी में खलल की सूरत में होता है। मतलब जिन लोगों को एंजाइटी होती है वो फिर क्या होता है कि उनका किरदार कैसा होता है। एक तो गुफ्तगू ऐसी करते हैं, मतलब ज़्यादा बोल नहीं पाते, अगर बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी बोलते हैं। और ये होता है कि अगर किसी से बात करना चाहें तो हिचकिचाते बहुत हैं। मतलब इस किस्म की जो गुफ्तगू और कारकर्दगी में उनके खलल ज़ाहिर होता है। अज़वियाती तौर पर क्या होता है, उजलात के तनाव, दिल की धड़कन, यादाश्त की ख़राबी की सूरत में होती है। और उसके अलावा तशवीश बढ़ती हुई परेशानी, खौफ की ज़्यादती, गैर मुंतकी बचाव और बेचैनी की अलामात के साथ ज़ाहिर होती है, जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मतलब यह है कि जिन लोगों को एंजाइटी हो जाती है उनके लिए कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंजाइटी थोड़ी बहुत ज़रूर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के आपके पेपर होने वाले हैं, तो जब तक आपको थोड़ी एंजाइटी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, आप पढ़ोगे नहीं। तो इस वजह से है कि थोड़ी तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा एंजाइटी नहीं होनी चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इतना एंजाइटी हो गई है कि आप बिल्कुल बेहोश हो गए हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे, आपके बिल्कुल जो जिस्म है वो सुन्न हो गया है, फलां। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इस किस्म का जो अलामात हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं तो वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होता है। तशवीशी अमराज में हम लोग पढ़ेंगे इज़्तिरारी आर्ज़ा, बेजा खौफ, ख़ब्ता मेज़ अजबारी अफ़ाल, शदीद इज़्तिरारी आर्ज़ा, बाद सानिहाती आर्ज़ा, अमूमी तशवीश का आर्ज़ा शामिल है। ये डिसऑर्डर बहुत इजी से हैं, बहुत आसान हैं। आप लोग पढ़ के देखो, मैं भी आप लोगों को समझा देती हूँ, थोड़ा बहुत है, बहुत इजी से हैं बिल्कुल। इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, समझ आ जाए कि इस पॉइंट में ये चीज़ है। मतलब इज़्तिरारी आर्ज़ा है ना कि पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है। जब ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, इसकी अलामात क्या होती हैं, मतलब आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल फुली तैयार हो चुका कि अब आप उस चीज़ पे आपको कमांड हासिल है। कोई भी आपसे पूछे जी पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, आप फ़ौरन बता दो जी पैनिक में ये चीज़ें होती हैं। अब पैनिक डिसऑर्डर क्या है? इज़्तिरारी आर्ज़ा से मुराद नाकाबिले वज़ाहत और नाकाबिले बर्दाश्त तशवीश का अचानक हमला है। फ़र्द बहुत सारी अलामात को इज़्तिरारी आर्ज़ा में ज़ाहिर करता है, जिसमें गले का घुटना, सीने में जलन, चक्कर आना, पसीने आना, दिल की धड़कन, दहशत और खौफ, जिसमें सख्त गर्मी या सर्दी की अलामात का एहसास। इसकी अलामात हैं: इज़्तिरारी आर्ज़ा हफ्ते में एक दफ़ा या इससे ज़्यादा की सूरत में हो सकता है और इसका दौरानिया अमूमन चंद मिनटों से लेकर घंटों तक होता है। इसमें क्या है कि जो पैनिक डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर में एक ऐसा समझ लें दौरा पड़ता है बंदे को, जिसमें वो कहता है मेरा जी सांस मेरी घुट रही है, मेरे सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे पसीना है, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, फलां। और कभी कभी पैनिक डिसऑर्डर में ये भी होता है कि बंदा गिर भी जाता है। मतलब उस लेकिन ये रहता है कि जिन लोगों को पैनिक डिसऑर्डर होता है वो फिर क्या होता है कि वो खुली जगहों को उन लोगों में शदीद किस्म का खौफ होता है। मतलब कहीं पर जाना नहीं है, किसी के बगैर नहीं जाना, घर वाले, बहन भाई, मदर जब तक साथ नहीं होंगी वो बंदा बाहर नहीं जाएगा। मतलब कि वो पार्क में नहीं जा सकता, स्कूल या कॉलेज में वो बहुत ज़्यादा घबराता है, बहुत इस किस्म के मतलब उन्हें हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आइडेंटिकल ट्विंस में ये सबसे ज़्यादा आम होता है। आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम हो। कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जिनमें अगर कभी दो बहनें, कभी दो भाई एक दूसरे से शक्लें नहीं मिलती तो वो आइडेंटिकल नहीं होते, अनआइडेंटिकल होते हैं ट्विंस। और आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम हो। हम कहते हैं ना ये ट्विंस हैं तो ये बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। खुदा ना खास्ता उनमें से किसी एक को हो जाए तो दूसरे को है कि वो लाजमी तौर पर उससे भी पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेजा खौफ या तरकसानिया, फोबिक डिसऑर्डर। फोबिक होता है फोबिया जिसे कहते हैं, फोबिया होता है बेजा खौफ, गैर यकीनी, गैर मुंतकी, ऐसा खौफ मतलब कि जिसमें उस चीज़ की कोई मंतिक नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छत पे बच्चे ने एक छिपकली देखी और फ़ौरन उसने चीख मार के वो बेहोश हो गई, तो ये फोबिक डिसऑर्डर है। मतलब वो जो छिपकली थी वो छत पे थी, एक तो वो उस पर गिरी नहीं, दूसरा उसने किसी को काटा नहीं, लेकिन फिर भी उसका खौफ इतना शदीद है कि वो बंदी दूर से ही खड़े हो गए, फ़ौरन बेहोश हो गई है। तो वो ये क्या होता है कि ये इसको फोबिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जिन लोगों को हो जाता है उनमें ये होता है कि ये समाजी जो ताल्लुकात होते हैं इनके बहुत
कम होते हैं, मतलब ये नहीं बना पाते बहुत सारे लोगों के साथ। क्योंकि जाहिर सी बात है जब फोबिक डिसऑर्डर है, कहीं जा नहीं सकते, तो ये भी होता है। लेकिन फोबिक डिसऑर्डर में भी कुछ टाइप्स हैं कि वो कौन कौन से ऐसी उसमें हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले स्पेसिफिक फ़ोबिया। स्पेसिफिक फ़ोबिया होता है मखसूस बेजा खौफ। इसमें क्या है कि उस जानवरों से खौफ, ऊंचाई से खौफ, पहाड़ों से, पानी से, सीढ़ियों से, सुरंगों से, लिफ्ट से। तो ये क्या होता है, सारे ये जो खौफ होते हैं वो मखसूस बेजा खौफ होते हैं। मतलब कुछ लोगों को बंद कमरे में घुटन होती है, या अगर वो लिफ्ट इस्तेमाल करने के आने जाने में या किसी प्लाजा वगैरह में, तो फिर वो क्या होता है कि वो वहीं पर फ़ौरन ही बेहोश हो जाते हैं, उन्हें दौरा पड़ जाता है। वजह क्या होती है, क्योंकि वो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। कुछ लोगों को सांप से होता है, कुत्ते से होता है, छिपकली से होता है, काकरोच से होता है, बिल्ली, चूहे और इन सब चीज़ों से होता है। दूसरा कुदरती माहौल से भी हो सकता है, बुलंदी है, पहाड़ है, पानी है, तूफ़ान है, मतलब इन चीज़ों से बेजा किस्म का खौफ होता है। मतलब बंदा, अब डर तो लगता है इन चीज़ों से, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आपको डर लगता है, डर तो लग रहा होता है, लेकिन आप फिर भी खुद पे कंट्रोल कर रहे होते हो। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर रहे होते, इसको स्पेसिफिक फ़ोबिया कहा जाता है। इसका जो इलाज किया जाता है वो किया जाता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, अदाम तहसीस। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन ऐसी थेरेपी होती है जिसमें उस चीज़ को बंदे के करीब लाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस बंदे को छिपकली से खौफ आता है, तो उसे एक बंद कमरे में, जैसे थेरेपी का एक रूम होता है, क्लिनिक होता है, वहाँ बिठा के वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक उस पर LED पे पहले उसे दिखाएंगे कि ये है। कुछ दिन वो उसको देखना बर्दाश्त कर लेगा। अगले हफ्ते दोबारा से जब सेशन होगा तो उसको थोड़ा सा करीब बिठाया जाएगा, जी करीब लाया जाए। वो फिर करीब लाते लाते हर हफ्ते का एक सेशन करते करते वो फिर ये होता है कि फिर नकली जो छिपकली होती है वो ला के दिखाई जाती है, फिर उससे हाथ लगवाया जाता है कि ये कुछ भी नहीं कह रही। फिर उसके बाद एक असल उसके सामने लाई जाती है, फिर उसे हाथ लगवाया जाता है, या जो भी हाथ ना भी लगवाएं, मतलब ये है कि वो सामने है लेकिन वो कुछ नहीं कह रही। इसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी कहा जाता है। समाजी बेजा खौफ, सोशल फ़ोबिया। सोशल फ़ोबिया में क्या होता है कि लोग दूसरे लोगों से ताल्लुकात नहीं बना पाते, जो उसका सोशलाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि समाजी बेजा खौफ है, कहीं पर जा नहीं सकते, किसी शादी में, किसी गैदरिंग में, कहीं पार्टी में, कहीं पर भी ऐसे लोग जा नहीं सकते। इस वजह से इन लोगों की सोशलाइजेशन बहुत कम होती है। खुली जगहों का फ़ोबिया या खुली जगहों का खौफ, अगोराफोबिया। अगोराफोबिया होता है जैसे खुली जगहें, फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ार हो गया, और उसके अलावा अगर आप कहीं घूमने फिरने चले गए हो, कोई तफरीह का मकाम है, तो इसके लिए भी बाकायदा जो इलाज किया जाता है वो भी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का इलाज ही किया जाता है। मतलब अगर इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कुछ मेडिकेशन मतलब मेडिसिन दी जाती हैं, अदरवाइज़ वरना यही होता है कि इनके थेरेपी के थ्रू इनका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है अमूमी तशवीश का अर्ज़ा, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ है, एंजाइटी है, बंदा परेशानी पे उस पर कंट्रोल नहीं रख सकता। ये भी बचपन से होता है और जवानी में भी शुरू हो सकता है, कभी बचपन में भी कुछ बच्चों को हो जाते हैं, कुछ ऐसे अगर उन्हें हो गए हों। तशवीशी आर्ज़े के जो तशख़ीस की जाती है वो कैसे कि गैर मखसूस तशवीश होती है, बेचैनी होती है, थकावट होती है, यकसुई में कमी होती है, इसतरारी हरकत होती हैं, खिंचाव होता है, नींद में खलल होता है। मतलब ये ज़िंदगी के बिल्कुल छोटे छोटे वाक़यात से बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, जिनको खुदा न खास्ता अगर जर्नलाइज या GAD है, किसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो अदरवाइज़ ये होता है कि थोड़ी बहुत टेंशन, थोड़ी बहुत परेशानी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को GAD है, उसमें क्या होता है कि अगर उससे किसी बंदे को GAD है और उसका कोई रिज़ल्ट आना है, तो उससे पहले उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर रिज़ल्ट आना है, आपको भी पता हो, एक नॉर्मल बंदे को भी, मेरा भी किसी चीज़ का रिज़ल्ट आना हो तो मुझे थोड़ी बहुत टेंशन, एंजाइटी होती है। लेकिन कुछ लोगों को इस किस्म की एंजाइटी होती है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, तो उसको GAD कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें होता है खब्द आमेज़ अजबारी रद्द अमल का आर्जा। खब्द क्या होता है, खब्द होता है बेजा, मतलब ऐसे नाकाबिले ज़ब्त ख्यालात जो आपको बार बार आते रहते हो, खुदा न खास्ता बार बार, मतलब उस बंदे को आते रहते हैं जो करता हो। खब्द आमेज़ अजबारी रद्द अमल क्या होता है, मतलब जबर के साथ कोई काम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको होता है कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उनमें OCD से कहा जाता है। उसका OCD जिनको होता है उनको क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं जी हाथों पे जरासीम है, बार बार धोते रहते हैं,
दिन में कोई 50 से 60 बार धोते हैं, उनका धो धो के उनके हाथ का क्या होता है कि जो खाल होती है ये उतर चुकी होती है, हम जिसे ऊपर से स्किन कह रहे होते हैं, ये उतर जाती है, बिल्कुल गंदे से हाथ हो चुके होते हैं, लेकिन वो बार बार धोते हैं, उन्हें तकलीफ़ हो रही होती है लेकिन वो फिर भी धोते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में बार बार एक ही बात आ रही होती है, जरासीम है, इसको धोना है। जब धोएगा तो थोड़ी देर रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने के बाद जैसे बाहर आएगा वॉशरूम से, फिर उसे दोबारा ख्याल आएगा नहीं अभी भी जरासीम है, दोबारा जाके धोएगा। मतलब हम लोग अगर डेली देखें कितनी बार धो लेते हैं, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 इतना, अदरवाइज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा कह रही हूँ, अदरवाइज़ 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के टाइम धो लिया, कभी हमने खाना खाना है तो उस टाइम धो लिया, कोई काम किया है, कोई झाड़ू पोंछा, कुछ बर्तन कुछ भी, तो हम लोग धो लेते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत कम हम धो रहे हैं, लेकिन ये जो जिनको OCD होता है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं, बहुत ज़्यादा करे होते हैं। उन लोगों OCD करने वालों को होने वालों को क्या होता है, बार बार कुंडियाँ चेक करते हैं, गैस के बर्नर चेक कर रहे होते हैं, गैस तो नहीं खुली, बार बार चेक करते हैं, बार बार। अब नॉर्मली हमारे साथ होता है कि हम लोगों ने लॉक लगाया तो हमें थोड़ा सा होता है, शायद हम लोगों ने बाहर के गेट को लॉक लगाया था या नहीं लगाया था, थोड़ी सी टेंशन होती है, हम जाके देख आते हैं, मतलब लगा हुआ है, आके सुकून से सो जाते हैं। इन बंदों को भूल जाता है, ये फिर वापस जाते हैं, दोबारा आते हैं, दोबारा वापस जाते हैं, दोबारा आते हैं, समझ लें सारी रात बंदा खड़ा रहता है, जी शायद मैंने किया भी था या नहीं किया था। इसको यही कहा जाता है OCD या ख़ब्त आमेज़ अजबारी रद्द-ए-अमल, बार बार दिमाग में ख्याल आना, फिर उस काम को करना, सरअंजाम देना कि थोड़ी बहुत टेंशन ख़त्म हो जाएगी, जब टेंशन ख़त्म हो जाती है दोबारा वही टेंशन अराउज़ हो जाती है, जी शायद पता नहीं मैंने किया भी था या नहीं किया था। इसका जो इलाज किया जाता है वो है थॉट स्टॉपिंग एंड रिस्पांस प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है कि इसमें वैसे कॉग्निटिव जो थेरेपी होती है वो यूज़ की जाती है, CBT उसे कहा जाता है। उसमें क्या होता है, उसकी कॉग्निशन पहले चेंज की जाती है, उसकी जो थॉट्स हैं उसको स्टॉप किया जाता है, मतलब सोचना नहीं है इतना, उनको बहुत सारी थेरापीज़, बहुत सारे उनके हालात जान के उसके मुताबिक उनको जो थॉट स्टॉपिंग है वो किया जाता है। फिर उसके बाद रिस्पांस प्रिवेंशन है, मतलब वो जो बार बार रिस्पांस कर रहे हैं, एक तो सोच रहे हैं जरासीम है, फिर जाके हाथ धोना है, फिर उसको आराम आराम से ख़त्म किया जाता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है थेरापी जब भी स्टार्ट की जाए, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये होता है कि वो वर्क कर रही होती है उस टाइम। नेक्स्ट उसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर या तनावल की खराबियाँ। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होती है कि ईटिंग डिसऑर्डर खाने की बीमारियां, मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, कुछ लोग अपना जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसको बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं। इसमें जो हैं इसकी डेफिनेशन या इसकी टाइप्स हैं वो 2 हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा है कमखोरी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, और बिसारखोरी है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, कमखोरी क्या होता है, मोटे होने के शदीद खौफ की वजह से बाज़ औक़ात फ़र्द कमखोरी के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, मतलब उन्हें एक शदीद किस्म का खौफ होता है, एक समझ लें दौरा पड़ता है बंदे को कि जी मैं मोटा हो जाऊँगा, मैं बहुत भद्दा नज़र आऊँगा, मैं फ़लाँ हो जाऊँगा, मैं फ़लाँ हो जाऊँगा, तो ये कमखोरी होती है। इसमें क्या होता है कि एक तो वो बंदा बार बार आईना देखता है, पतला होने के लिए मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ता है, डिफरेंट किस्म के कोई यूट्यूब चैनल्स देख लिए, फ़लाँ कर लिया, फ़लाँ कर लिया। उसके अलावा खाना नहीं है, बहुत कम खाना है, और अगर कुछ खा लिया है तो फ़ौरन वो गले में उंगली डाल देंगे, फ़ौरन वोमिटिंग हो जाए, वोमिटिंग ना हो तो फिर वो मोशन के लिए कोई टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसी अद्वियात यूज़ करते हैं कि उनसे मोशन हो जाए। तो ये सारा कुछ क्या होता है, इसको कमखोरी या एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। ये जो डिसऑर्डर होता है ये मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होता है। औरतें अपने फ़िगर के लिए कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस होती हैं, जी बहुत ज़्यादा पतली नज़र आएँ, बहुत स्मार्ट तो खैर वो नहीं खुद को नज़र आना चाहती, बहुत पतली हो जाती हैं। उसमें ये होता है कि उस बंदी का जो वेट होता है वो 40 से भी नीचे की तरफ जा रहा होता है, मतलब आप समझ लें एक 6-7th क्लास की जो बच्ची है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका अगर 40 है, 42 है, या फॉर एग्ज़ाम्पल 38, मतलब इतना ही वज़न होता है छोटी बच्चियों का, तो वो क्या होता है कि वो उनसे भी कम ले जाते हैं। एज आप देखो, अगर उस बंदी की है 35 और उसका वेट 35 से भी कम है, तो मतलब उसका बहुत कम जा रहा है। अगर आपकी एज या आपकी जो हाइट होती है उसके मुताबिक देखा जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट आपकी 5'3" है या 5'4" है, तो कम से कम आपका जो वज़न है वो 50 होना चाहिए, लेकिन वो 35 से भी नीचे जा रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, हड्डियों की बीमारियाँ हो जाती हैं, गुर्दों के अमराज हो जाते हैं।